जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस फोकस में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत की सभी महत्वपूर्ण नदियों से रिलेटेड फैक्ट के ऊपर, टॉपिक के ऊपर, कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो दोस्तों आज के बाद आप पीसीएस स्तर तक के एग्जामों में पूछे जाने वाली नदियों से संबंधित प्रश्न आप नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। सभी प्रश्न आज आप सीख लेंगे। आज के सेशन में लगभग हम 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लगभग नहीं दोस्तों, एग्जैक्टली 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न आपके सम्मुख है, ध्यान से पढ़ें आप इसको। वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी हैं? ठीक है। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात, सहायक नदी क्या होता है उसे हम समझ लेंगे, लेकिन इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, गोदावरी। ठीक है। सहायक नदी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई नदी जा रही है तो इसमें साइड से कोई नदी आके इसमें पानी डाल दे तो उसको हम बोलते हैं सहायक नदी। ठीक है। अगर कोई नदी इस नदी से पानी लेके भाग जाए तो उसको हम बोलते हैं वितरक नदी। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब चलिए हम थोड़ा सा गोदावरी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा रफ टफ मैप से आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि आप जीवन में कभी भूले नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको दक्षिण भारत समझना है, इसलिए ये मैप ऐसा है। यहाँ पे आपको महाराष्ट्र से निकलती हुई दिखाई देती है गोदावरी, फिर ये आती है तेलंगाना में, फिर ये आंध्र प्रदेश से होकर दोस्तों ये गिर जाती है कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है। बॉब बोलते हैं इसको, बंगाल की खाड़ी। तो दोस्तों ये कितने प्रदेशों से होकर गुजरती है, ऐसा प्रश्न बने तो महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ठीक है। और वैनगंगा तथा पैनगंगा इसमें किधर से आके मिलती हैं, तो दोस्तों ये दोनों आके इसके लेफ्ट साइड से मिलती हैं। ठीक है। वैनगंगा और पैनगंगा किधर से आके मिलती हैं दोस्तों, लेफ्ट साइड से। ठीक है। बाकी आगे हम इसके बारे में डिस्कस करते रहेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखें ध्यान से आप। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कभी सोचा था आपने ऐसा प्रश्न बनेगा? नहीं सोचा था आपने, है ना। और एग्जाम में बनता है। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, गोदावरी है। ठीक है। तो गोदावरी का लेंथ अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में तो 1465 किलोमीटर। अभी याद कर लीजिए कितना है दोस्तों, 1465 किलोमीटर। अब देखिए इसकी महत्ता क्या है। इसको ना दक्षिण भारत में बूढ़ी गंगा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पुरानी है और लंबी है। ठीक है। तो इसलिए इसको दक्षिण भारत में बूढ़ी गंगा बोलते हैं, याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है, तो दोस्तों कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें जो राइट आंसर है दिए गए ऑप्शन में ब्रह्मगिरी। ठीक है। ये ब्रह्मगिरी कहाँ पे है दोस्तों, कर्नाटक में। याद रखेंगे कहाँ पे है, कर्नाटक से निकलती है, उसके बाद कहाँ पे चली जाती है, उसके बाद तमिलनाडु से होकर ये जाके गिर जाती है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है। इतना बात याद रखेंगे आप। चलिए अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए दक्षिण भारत की गंगा किसको कहते हैं, तो दोस्तों याद रखेंगे कावेरी नदी को। अभी देखिए आपने बूढ़ी गंगा देखा, गोदावरी को, और कावेरी को भी मैं दक्षिण भारत की गंगा बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसको पवित्रता की दृष्टिकोण से बोलते हैं। किसकी दृष्टिकोण से दोस्तों, पवित्रता की दृष्टिकोण से कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, कावेरी नदी गिरती है तो मैंने आपको बता दिया है। आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इसका आंसर करेंगे और जरूर किया कीजिए आप आंसर। ठीक है। तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप जीएस फोकस फैमिली के पार्ट हो। देखिए आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचा कीजिए कि आपका टाइम वेस्ट होता। टाइम वेस्ट नहीं होता भाई। अगर आपने कमेंट में लिख दिया ना तो जीवन भर के लिए आपके दिमाग में छप जाता है। ठीक है। तो आप इसका आंसर लिखिएगा, मैंने अभी तुरंत बताया आपको। चलिए बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 5 के ऊपर, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? तो मेरे दोस्त इसमें जो राइट आंसर है क्या होगा, जल्दी बताएं। देखिए यहाँ पे जल विवाद अगर दो राज्यों की बात की है, वैसे तो ये अब विवाद बड़ा हो गया। ठीक है। अभी ये हो गया दोस्तों 3 राज्यों प्लस एक यूटी के मध्य। ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे, इसको ऑप्शन को काट दीजिए। ठीक है। अब यहाँ पे आप याद रखेंगे किसको किसको, देखिए कर्नाटक से निकलती है। ठीक है। याद कर लिया आपने, बहुत अच्छी बात है। फिर इसके बाद ये तमिलनाडु में जाती है, लेकिन तमिलनाडु में जब ये जाती है तो दोस्तों इसमें ना केरल से भी एक नदी पानी लाके डालती है, तो केरल भी जुड़ गया उससे। उसके बाद पुदुचेरी भी इसी से जुड़ा हुआ। ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए कितने हो गए, 3 प्रदेश हो गए, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी। ठीक है। तो अब विवाद बड़ा हो गया है, याद रखेंगे। चलिए अब इसमें अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि कावेरी जल विवाद से संबंधित जो अधिकरण है उसकी स्थापना कब हुई है, तो दोस्तों याद रखेंगे डेट 2 जून 1990। कौन सा डेट है दोस्तों, 2 जून 1990। ठीक है। ये प्रमुख डेट है आपके इस कावेरी नदी के विवाद के अधिकरण से संबंधित। ठीक है।
तो कावेरी, अगर पूछे कावेरी जल विवाद अधिकरण की स्थापना, तो 2 जून 1990 आप याद रखेंगे। चलिए अब बात करेंगे अगले प्रश्न पे। निम्न में से किस नदी को उसके पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए आंसर, ठीक है। मैंने बता दिया है आपको कावेरी, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो दोस्तों निम्नलिखित में जो राइट आंसर है, जल्दी से कमेंट में जवाब दें जिनको पता है। महाबलेश्वर पर्वत श्रेणी के समीप, ठीक है। ये कहाँ पे आपको देखने को मिलता है? तो दोस्तों महाराष्ट्र, याद रखेंगे, इतना तो याद रखिए अभी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों पंचगंगा और दूधगंगा सहायक नदी हैं कृष्णा की। किसकी? कृष्णा नदी की, ठीक है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आइए बात करते हैं। इंडो ब्रह्मा है, तो इंडो ब्रह्मा क्या है? तो दोस्तों इंडो ब्रह्मा एक पौराणिक नदी है, ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। झेलम नदी का उद्गम होता है, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? वेरीनाग झरने से, ठीक है। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात याद रख लें आप, अभी के अभी याद रखें, ठीक है। आपको ज़्यादा इसके लिए समय नहीं देना है, ठीक है। यहीं पे याद रख लें आप। देखिए वेरीनाग झरना जम्मू कश्मीर में है, बहुत अच्छी बात है। इस झरने से पानी जो इकट्ठा होता है वो कहाँ पे इकट्ठा होता है? तो दोस्तों उसका नाम है शेषनाग झील। कौन सा झील? शेषनाग झील। अब शेषनाग झील से अब निकलती है कौन सी नदी? झेलम नदी। झेलम की सबसे बड़ी सहायक नदी किशन गंगा है, याद रखेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप याद रखेंगे। सिंधु नदी का अपवाह क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में विस्तारित है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 11 का जो राइट आंसर है, इसमें देखिए भारत में भी है, चीन जो तिब्बत अभी कंट्रोल में है चीन के, और पाकिस्तान में ही है। तो ऑल ऑफ दी एबव, उपरोक्त सभी, ठीक है। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न पे। सिंधु नदी के बारे में निम्न प्रश्नों पर विचार करें और नीचे दिए गए सही कूट का चयन करें। देखिए ये मैंने बोला था आपको पीसीएस लेवल तक भी आपका एग्जाम क्लियर कराएगा ये। तो अगर पीसीएस में ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन बनते हैं तो ऐसे बनते हैं, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? इसमें जो राइट आंसर है क्या है देखिए। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत चीन से होता है, बिल्कुल करेक्ट, अच्छी बात है, सही जानकारी है दोस्त। सिंधु नदी 2 राज्यों में प्रवाहित होता है, भारत के 2 राज्यों में नहीं प्रवाहित होता है, ठीक है। सिंधु नदी भारत में अब 2 केंद्र शासित प्रदेशों में प्रवाहित होता है, ठीक है, तो याद रखेंगे। उसके बाद इस ऑप्शन को आप कट कर सकते हैं। सिंधु नदी भारत में सिंधु घाट से लद्दाख में प्रवेश करती है, बिल्कुल करेक्ट बात है। और ये लोकेशन है देमचोक का। किसका लोकेशन है दोस्तों? देमचोक, ठीक है। और ये लद्दाख में है और लद्दाख के लेह के पास, ठीक है। तो याद रखेंगे इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 इज द राइट। कथन 1 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो मेरे भाई बहन आप ध्यान से इसको देखेंगे और जो भी मेरे दोस्त हैं वो भी ध्यान से देखेंगे, रिवाइज करेंगे। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, चिनाब। चिनाब को प्राचीन में किस नाम से जानते थे? दोस्तों याद रखेंगे अस्किनी के नाम से जानते थे, ठीक है। चिनाब को चंद्रभागा भी कहते हैं, ये भी बात आप याद रखेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न। किस नदी को चंद्रभागा भी कहा जाता है? तो बहुत सुंदर प्रश्न है, जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट में बताएं क्योंकि मैंने जस्ट अभी बताया, ठीक है। चलिए इसमें थोड़ा सा जान लीजिए, जैसे चंद्रभागा कहाँ से निकलती है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं ना स्केच के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप भूले नहीं, ठीक है। ये है हिमाचल प्रदेश वाला प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पे 2 धाराएं मिलके चंद्र और भागा से मिलके एक नदी बनती है जिसको हम चंद्रभागा कहते हैं, ठीक है। और ये बहते बहते आती है और ये बहते बहते आके यहाँ से जो सिंधु निकलती है इसमें आके मिल जाती है। तो इसको ना चंद्र और भागा भी कहते हैं क्योंकि चंद्र और भागा 2 ब्रांचों से मिलकर ये बनती है, ठीक है, इसलिए। और यही है आपकी चिनाब, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से जो नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है वो है? तो दोस्तों देखिए झेलम भी है सिंधु की सहायक नदी, स्वेक नदी भी है, उसके बाद कोसी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा क्योंकि कोसी आपको बिहार में देखने को मिलती है, इसको बिहार का शोक कहते हैं, ठीक है। और चलिए बात करेंगे, आइए जल्दी जल्दी बात करते हैं। हिमालय में सिंधु नदी उदाहरण है किस? देखिए ये थोड़ा सा आपके लिए मतलब ऐसा हो सकता है कि भाई मैंने तो मैथ पढ़ी नहीं है, अनुवर्ती पूर्ववर्ती क्या होता है ना। तो बताएं प्रश्न नंबर 16। तो
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पूर्ववर्ती अपवाह का। ठीक है, तो उदाहरण है किसका, पूर्ववर्ती अपवाह का। चलिए याद करते हैं अपने अन्य प्रश्नों को। भारत स्थित पंजाब की 5 नदियों का मतलब इनको पंचनद कहा जाता है, तो इनमें कौन शामिल नहीं है? तो दोस्तों इसको देखें, झेलम शामिल है, रावी शामिल है, ब्यास शामिल है, साबरमती नहीं है। साबरमती आपको देखने को कहाँ पे मिलती है? गुजरात में। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस नदी के नाम पर भारत का नाम इंडिया पड़ा है? तो दोस्तों इंडिया की बात हो रही है, तो इंडिया किसके नाम पे पड़ा है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इंडस। ठीक है, इंडस से बना है इंडिया, आप याद रखेंगे, और इसी को बोलते हैं हम सिंधु। क्या बोलते हैं? सिंधु। ठीक है, तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलें प्रश्न नंबर 19 देखें। भारत और पाकिस्तान के बीच निम्नलिखित में से किस वर्ष सिंधु नदी जल समझौता हुआ था? प्रश्न नंबर 19 का जो राइट आंसर है जल्दी से बताएं, 1960 में। ठीक है, अब यहाँ पे समझौते में देखिए ऊपर की तीनों नदियाँ, यानी कि अगर हम बात करें सिंधु की, ठीक है, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, सिंधु प्लस झेलम प्लस चिनाब, ये दे दी गई थी दोस्तों। इनके पानी का जो अधिकतम हिस्सा है ये पाकिस्तान को दे दिया गया। नीचे कौन कौन बच रही हैं? रावी, ब्यास, उसके बाद कौन बच रही है? सतलज। ठीक है, तो ये नदियां मिल जाती हैं किसको? भारत को। तो याद रखेंगे। फिर भी जैसे एक बारी और इसमें अमेंडमेंट होता है, और भारत ना अभी 20% पानी जो है अपने डोमेस्टिक पर्पज के लिए सिंधु और चेनाब और झेलम का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, ये भी जानकारी आप जरूर रखना। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो प्रश्न नंबर 20 का देखिए, बताइए राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसमें ध्यान से देखने के बाद आपको देखिए, ले सिंधु का संबंध है, ले में ही तो एंट्री कराया था सिंधु को। श्रीनगर में झेलम है, ये भी देखा, लुधियाना से सतलज होकर बहती है, बिल्कुल करेक्ट बात है। लेकिन लाहौर और सिंधु का संबंध नहीं बन रहा है। ठीक है, तो याद रखेंगे प्रश्न नंबर 20 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, तो क्योंकि लाहौर कहाँ पे है? पंजाब में है। ठीक है, और पंजाब में कहाँ सिंधु बहती है? नहीं बहती है। चलिए, ये भारत के पंजाब में है लाहौर। ठीक है, भारत के पंचनद झेलम, रावी, चिनाब, ब्यास और सतलज में से किसका उद्गम भारत से बाहर होता है? तो दोस्तों जाहिर सी बात है सतलज का होता है, क्योंकि ब्यास आपकी निकलती है कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से। झेलम निकलती है कहाँ से? बताइए, जम्मू कश्मीर। और उसके बाद चिनाब कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश। तो इस तरह से सतलज आपकी निकलती है राकसताल से। राकसताल कहाँ पे है दोस्तों? ये आपको तिब्बत के पठार में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पे। देखिए सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, और देखिए अभी तक आप सेशन में हैं, लाइक नहीं किया, जल्दी सेशन को लाइक करो। चलिए, निम्नलिखित में से कौन नदियों और उनका वैदिक कालीन नाम सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो झेलम को बितस्ता कहते हैं, बिल्कुल। झेलम के किनारे एक युद्ध हुआ था जिसको हेड स्पीच के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद रखेंगे। व्यास को विपाशा कहते थे, बिल्कुल। उसके बाद सतलज को सुतुद्री कहते थे, एकदम करेक्ट। चिनाब को सांगपू नहीं भाई, सांगपू तो ब्रह्मपुत्रा को कहते हैं। ठीक है, वो भी तिब्बत में। ठीक है, और जिसका अर्थ क्या है? दहाड़ता हुआ शेर। लेकिन यहाँ पे क्या है? चिनाब को हम बोलते हैं अस्किनी, हमने पहले ही चर्चा कर लिया है, राइट? अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको याद होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। सतलज नदी भारत में किस राज्य और किस गाज में प्रवेश करती है? तो मेरे भाई यहाँ पे जो राइट आंसर होगा क्या होगा बताइए? यहाँ पे देखिए सतलज नदी की बात हो रही है, तो ये हिमाचल प्रदेश में सिपले दर्रे से, इसी को गाज के नाम से देख रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ से प्रवेश करती है भारत में, याद रखिएगा, और फिर जाती है पंजाब में, फिर चली जाती है पाकिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी में से सिंधु में पाकिस्तान अफगानिस्तान की ओर से दाहिने तरफ से नहीं मिलती है? तो यहाँ पे बात हो रही है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्केचिंग करके मैं समझा रहा हूँ कि आपको अच्छे से आपको रटना ना पड़े, आप बिल्कुल याद रख पाए। ठीक है, यहाँ से मानसरोवर झील से निकलती है सिंधु, जाती है ये दो पर्वत श्रेणियों लद्दाख और जास्कर के मध्य से बहते हुए, ये जाती है लद्दाख से होते हुए, जाती है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में ये सिंधु है। ठीक है, और यहाँ से सतलज निकलती है राजस्थान से, और ये हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, फिर पंजाब में, फिर आके यहाँ से जो चिनाब निकली है चंद्रभागा, उसमें मिलके मिठानकोट में आके सिंधु से मिल जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न क्या है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की ओर से दाहिने तरफ से, अब देखिए यहाँ दाहिना तरफ कैसे तय होगा? यहाँ राकसताल के पास खड़े हो जाइए। ठीक है, और नदी की दिशा में देखिए, तो जो आपका लेफ्ट होगा, यानी कि ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा, तो लेफ्ट राइट क्लियर हो गया। तो नदी के दिशा में देखेंगे तो वही दायां बायां डिसाइड हो जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पे प्रश्न है पाकिस्तान अफगानिस्तान की ओर से दाहिने तरफ से नहीं मिलती हैं। तो दोस्तों अब यही तो है दाहिना, यही तो है राइट। अब इधर से नहीं मिलती हैं तो गोमल मिलती है, जिसको हम प्राचीन में गोमती बोलते थे, और काबुल जिसको हम प्राचीन में कुभा बोलते थे, ये भी आती है इधर से, ठीक है। ये सभी नदियाँ आके किस में मिलती हैं, इधर से, गोमल, काबुल, उसके बाद खुर्रम भी आके इसी में मिलती है। लेकिन चिनाब तो नहीं मिलती, चिनाब तो इधर से आ रही है, लेफ्ट साइड से। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए थोड़ा सा समझाने का मतलब ये है कि आपका ना कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और आसपास की चीज़ें भी याद हो, ठीक है। देखिए ये कहने के लिए 100 क्वेश्चन का सेशन है, वैसे तो हम इसमें कम से कम डिस्कस करेंगे 500 क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित में से अफगानिस्तान की किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में है? तो दोस्त देखिए, अगर हम बात करें काबुल और गोमल, ठीक है, तो इनका जिक्र आप देख सकते हैं, ठीक है। काबुल को हम क्या कहते हैं दोस्तों, प्राचीन समय में, ठीक है, ऋग्वैदिक पीरियड में इसको क्या बोलते थे, काबुल को बोलते थे कुभा, क्या बोलते थे, कुभा। और गोमल को क्या बोलते थे, गोमती, ठीक है। दोनों मैंने आपको बता रखा है। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 26 के ऊपर। सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 2880 किलोमीटर, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 27, दामोदर नदी निकलती है? तो दोस्तों छोटा नागपुर पठार से निकलती है, और दामोदर को ही हम क्या बोलते हैं, बताइए। इसको हम बोलते हैं पश्चिम बंगाल का सूप, ठीक है। और दामोदर को ही हम बोलते हैं बायोडिजर्ट, यानी कि जय मरुस्थल। क्यों बोलते हैं हम इसको समझेंगे, लेकिन पहले आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भूम बंधित नहीं नदी है, ठीक है। तो भूम बंधित नदी दोस्तों लूनी है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये राजस्थान से स्टार्ट होती है, यहाँ पे आप समझ लें इसको, ठीक है। समझ के चलिए, आपको नहीं भूलेगा, राजस्थान से निकलती है और ये कच्छ के रण में आके समाप्त हो जाती है लूनी, ठीक है। और ये जमीन से निकल के जमीन में ही समाप्त हो जाती है, इसलिए इसको भूमि बंधित नदी के नाम से जानते हैं। और ये कच्छ के रण तक आती है, वहां पे विलुप्त होती है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 29 देख लीजिए, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन है? तो दोस्तों देखिए गंगा ही इसमें राइट होगा, प्रश्न नंबर 29 का भी सी ही राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है? तो दोस्तों यहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्रा के द्वारा जो अवसाद लेके आया जाता है, उसी से निर्मित होता है विश्व का बृहत्तम डेल्टा, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। क्या नाम है दोस्तों, सुंदरवन डेल्टा, याद रखिएगा। तो इसमें राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा, ठीक है। चलिए बात करते हैं, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं? तो दोस्तों देखिए हम ब्रीफली ना सब कुछ देख के चलेंगे, ये हमने बना लिया है अब दक्षिण भारत, ठीक है। यहाँ पे देखिए नर्मदा यहाँ पे बिंद और सतपुड़ा के मध्य आपको बहते हुए दिखाई देगी, ये दोनों पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इसको हम बोलते हैं नर्मदा, और ये है पश्चिम दिशा। और यहाँ पे जो सागर है इसको बोलते हैं अरब सागर, क्या बोलते हैं दोस्तों, अरब सागर, ठीक है। तो आपने एक तो देख लिया, तापी भी यहाँ यहाँ से निकलते हैं सतपुड़ा के श्रेणी के पास से, महाराष्ट्र से थोड़े से आसपास से निकलती है, और फिर ये भी आके खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो ये भी हो गई किधर प्रवाहित होने वाली, पश्चिम की ओर। तो दोस्तों बची राप्ती, तो राप्ती आपको गोरखपुर में देखने को मिलती है, और ये आके मिलती है किससे, बताइए, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा राप्ती के बारे में, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न पे। चलिए देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 32, और ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोन और नर्मदा नदी निकलती हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, अमरकंटक से, ठीक है। ये है अमरकंटक, यहाँ से निकलती है नर्मदा, और ये चली जाती है पश्चिम की तरफ, और यहीं से निकलती है एक नदी जिसका नाम है सोन, और ये चली जाती है गंगा से मिलने, ठीक है। तो ये हैं नदियाँ, आप याद रखिएगा। निम्न नदी में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी, क्योंकि ये बाढ़ लाती रहती है अपना पथ परिवर्तन कर करके बिहार में, इसीलिए इसको बिहार का शोक कहते हैं। हिमालय काटकर एवं बहाकर आने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र आती है, सतलज है, सिंध है, ये हिमालय को काट के उसके उस पार से आती हैं, ठीक है। हिमालय पार की नदियां ये हमने देख लिया, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज है, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 36 के ऊपर। निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो दोस्तों अवरोही मतलब बढ़ते से घटते क्रम में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ब्रह्मपुत्रा सबसे लंबी है, उसके बाद गंगा है, उसके बाद गोदावरी, उसके बाद नर्मदा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा, याद रखेंगे। यहाँ पे बात भारत की नहीं हुई है, यहाँ पे बात नदियों की हुई है, इसलिए, ठीक है।
चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, जब गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसको पद्मा के नाम से जानते हैं, ठीक है। जब ब्रह्मपुत्रा बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसको जमुना के नाम से जानते हैं। जब ये दोनों नदियां मिल जाती हैं तो इनको हम मेघना के नाम से जानते हैं। और ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे सभी फैक्ट। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों, अभी मैंने बताया कि इनको हम मेघना के नाम से जानते हैं जब दोनों आपस में मिल जाती हैं तो, ठीक है, याद रखेंगे। भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां हैं, तो निम्नलिखित में दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। नौगम्य मतलब जिसमें नाव चलाई जाए, याद रखेंगे। आप हमें नेशनल वाटर वन, ठीक है, वाटरवे फर्स्ट बताएंगे किस नदी में है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए पहले हुआ करती थी गंगा, ठीक है, लेकिन अब ये दूसरे स्थान पे है। क्योंकि पहले स्थान पे कौन हो गया है बताइए? पहले स्थान पे अब लोहित नाम की नदी है। लोहित कहाँ पे है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखेंगे। और इस पे जो सबसे लंबा सेतु है उसका नाम भूपेंद्र हजारिका है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं, यहाँ पे देखिए इसके बारे में मैंने बता दिया आपको। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। तो दोस्तों, गंगा उत्तराखंड से निकलती है और ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलती है। तो आपको ऑप्शन नंबर डी में ये देखने को मिल जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। चलिए प्रश्न नंबर 42 देखिए। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, अरुणाचल प्रदेश। जब दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में सांगपो प्रवेश करती है तो इसको दिहांग के नाम से जानते हैं, ठीक है। किस नाम से जानते हैं? दिहांग। और जब ये असम में प्रवेश करती है तब इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। और जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना, ठीक है। तो ये भी फैक्ट आप याद रखेंगे। आइए, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो दोस्तों, इसमें देखिए सिंधु भी वहीं के मानसरोवर झील से निकलती है, सतलज भी आसपास राकस ताल से निकलती है, ब्रह्मपुत्रा भी वहीं चेमयुंगदुंग ग्लेशियर से ही निकलती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो मानसरोवर झील के पास से ये तीनों निकलती हैं, याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस इसका निर्माण वाली नदी कौन है? तो दोस्तों, माजुली द्वीप का निर्माण ब्रह्मपुत्रा नदी करती है और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है। और ये आपको असम में देखने को मिल जाता है, ठीक है। कहाँ पे? असम में। और इसको एक जिला के नाम से भी घोषित कर दिया गया है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप हमने इस पे बात कर लिया है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो दोस्तों, इसमें अगर हम बात करें बेतवा की तो ये दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। कहाँ पे होती है? आप यहाँ पे देख लेंगे, ये है आपका दक्षिण भारत, ठीक है। तो ये है मध्य प्रदेश और यहाँ से निकलती है बेतवा और जाके उत्तर प्रदेश में यमुना से मिलती है, ठीक है। तो इसका प्रवाह दोस्तों साउथ से नॉर्थ की ओर होता है, याद रखेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। निम्न में से कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? तो दोस्तों, इसमें कोसी राइट आंसर है। बिहार में क्या है दोस्तों, ये आज यहाँ बह रही है तो कल को ये यहाँ पे बहती हुई नजर आती है, परसों को यहाँ पे। तो इसका ना जो अपवाह क्षेत्र है, ठीक है, ये बढ़ता घटता रहता है, फ्लैक्सिबल रहता है, इसलिए यहाँ पे लोग समझ नहीं पाते कि कहाँ पे बाढ़ आ जाएगी। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 48 पे। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए दामोदर को हम क्या बोलते हैं बताइए? बंगाल का, जो हमारा पश्चिम बंगाल है उसका शोक, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा को बोलते हैं हम क्या? असम का शोक। कोसी को बोलते हैं बिहार का शोक। इस प्रकार से दोस्तों ये सभी के सभी सही हैं। ये सभी की सभी विनाशक नदियां भी कहलाती हैं, याद रखेंगे। आ जाइए प्रश्न नंबर 49 पे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? हमने बात किया है दामोदर नदी को, ठीक है। और इसका उद्गम दोस्तों झारखंड में छोटा नागपुर के पठार के आसपास से होता है, ये भी याद रखेंगे। और दामोदर को मतलब बहुत ज़्यादा पॉल्यूट किया जा चुका है, यानी कि दूषित किया जा चुका है, इसलिए दोस्तों इसको हम जैव मरुस्थल के नाम से भी अब जानते हैं। जैव मरुस्थल की इसको दर्जा दिया गया है, जो कि एक बहुत ही खराब दर्जा है। प्रश्न नंबर 50 देखिए।
वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, नर्मदा और सोन। ये है आपका अमरकंटक पठार। नर्मदा यहाँ से निकलती है और चली जाती है खंबात की खाड़ी में यानी पश्चिम दिशा में, और यहीं से सोन निकलती है जो आके गंगा में मिल जाती है। ठीक है, याद रखेंगे पटना के आसपास सोन आके गंगा में मिलती है और ये दोनों नदियां हैं। चलिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तवा किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों नर्मदा की सहायक नदी है तवा। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 52 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कोसी को हम पहले अरुण के नाम से जानते थे और नेपाल में अभी भी इसको अरुण के नाम से जानते हैं। आइए प्रश्न नंबर 53 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों ये कोई और नहीं है, महानदी ही है। ठीक है, इसको उसकी उड़ीसा का जीवन रेखा प्लस शोक भी कहते हैं क्योंकि इसमें भी बाढ़ आता रहता है। तो प्रश्न नंबर 53 का भी राइट आंसर याद रखेंगे आप। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 54 पे। इंदौर के समीप जनापाव पहाड़ी स्रोत है किस नदी का? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 54 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, चंबल नदी का। ठीक है, भारत की लवण नदी किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एक बहुत ही प्रसिद्ध लवड़ी नदी है जिसको हम लूनी कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, आपसे इसके बारे में बहुत प्रश्न बनता है तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है निम्नलिखित में से भूम बंधित नदी कौन सी है, तो भी लूनी ही हो जाती है। वहाँ पे ज़्यादातर लूनी को ही प्रीफर करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, जो कच्छ के रण में जाके समाप्त हो जाती है। कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा। ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 57 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? ज्वार नदमुख क्या होता है दोस्तों? आपने इश्चुरी सुना होगा। ठीक है, इश्चुरी को ये हम हिंदी में क्या बोलते हैं? ज्वार नदमुख। तो देखिए जो भी दोस्तों यहाँ पे समझ लीजिए, आपसे कभी गलती नहीं होगा। ठीक है, इधर यानी कि पश्चिम की ओर गिरने वाली नदियां दोस्तों ये ज्वार नदमुख बनाती हैं, और इधर गिरने वाली नदियां यानी कि पूरब की तरफ गिरने वाली, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, ये डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन मत रखिएगा। तो इधर जो भी नदियां गिरेंगी वो क्या बनाएंगी? ज्वार नदमुख। तो देखिए राप्ती नहीं गिरती है। ठीक है, उसके बाद महानदी ये भी नहीं गिरती, ये उड़ीसा से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा गिरती है, स्वर्णरेखा भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। चलिए इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित आप बहुत सारे प्रश्न लगा लेंगे। यहाँ पे देखिए ईश्वरी का यहाँ पे डिफिनीशन है, सागर तट पर स्थित एक अंधा बंद खारे जल का समूह होता है जिसमें एक या अधिक से अधिक नदियां झरने बहकर विलय होते हैं और जो दूसरे अंत में खुले सागर से जुड़े होते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन से तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? तो अब इन दिए गए ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। देखिए नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। तो नर्मदा डिफरेंट है क्योंकि ये पश्चिम की ओर बहती है। बाकी कावेरी हुई, कृष्णा हुई, गोदावरी हुई, ये सब पूर्व की ओर बहती हैं यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में बहती हैं। नर्मदा केवल वेस्ट डायरेक्शन में बहती है। चलिए प्रश्न नंबर 59 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी इस्चुरी नहीं बनाती है? नहीं बनाती है मतलब ये अब पश्चिम की ओर तो गिरेगी नहीं, तो जाहिर सी बात है कोई इधर को गिरने वाली नदी होगी। तो दोस्तों देखिए नर्मदा बनाती है, तापी बनाती है, मांडवी भी बनाती है क्योंकि ये गोवा में देखने को मिलती है, और ये गोवा से जुआरी और मांडवी पश्चिम की तरफ गिरती हैं। लेकिन महानदी उड़ीसा से निकलकर बंगाल की खाड़ी में बहती है। ठीक है, गिरती है, तो इसलिए महानदी इसमें राइट आंसर होगा। जो इस्चुरी नहीं बनाती, डेल्टा बनाती है। आ जाइए प्रश्न नंबर 60 देखिए, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती? यहाँ पे देखिए डेल्टा नहीं बनाती, तो गंगा बनाती है, गोदावरी भी बनाती है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे महानदी भी बनाती है, बस ताप्ती नहीं बनाती है। ताप्ती क्या बनाती है? इश्चुरी बनाती है। क्या बनाती है दोस्तों? इश्चुरी बनाती है। ठीक है, तो याद रखेंगे। आ जाइए प्रश्न नंबर 61 देखते हैं, क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है ये आपसे क्योंकि इसकी महत्ता है। और देखिए इसमें जो राइट आंसर है वो क्या होगा? इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चंबल की सहायक नदी है। और क्षिप्रा नदी के किनारे ही दोस्तों एक महाकुंभ लगता है। देखिए 4 जगह महाकुंभ लगते हैं, तो क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में लगता है महाकुंभ। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है नदी। आइए यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा डिटेल है, पढ़िएगा।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? तो दोस्तों यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, गोदावरी। बाकी नर्मदा, तवा और सोन ये अमरकंटक के पठार से निकलती हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 63 देखिए ध्यान से, निम्नलिखित नदी युग्म में से कौन ज्वारनदमुख का निर्माण करती है? तो अभी तो हमने देखा तो नर्मदा एवं तापी करेंगी। ठीक है। बाकी गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी ये सब क्या बनाती है? ये डेल्टा बनाती हैं। क्या बनाती हैं? डेल्टा नहीं है, डेल्टा है। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए एक प्रश्न पूछता हूँ, बताइए दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा किन दो नदियों के मेल से बनता है? ठीक है, तो बताइएगा आप इसको कमेंट सेक्शन में। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश में कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? सॉरी, यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रश्न, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो इसको ना आप हमेशा हमेशा के लिए अब नहीं भूलेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये है दक्षिण भारत। ठीक है, और यहाँ पे मैं कलर चेंज करके आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे एक नदी बहती है, अमरकंटक के पठार से निकलती है और खंबात की खाड़ी में आके गिर जाती है। समझ लिया आपने, देख लिया। अब यहाँ पे क्या है? विंध्य पर्वत श्रेणी है और यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। इन दोनों के मध्य होकर बहती है और ये इसलिए ऐसा माना जाता है कि ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है, उसको दो भागों में बांटती है और ये कोई और नहीं है, ये है नर्मदा। ठीक है, समझ गए आप, याद रखेंगे। देखिए इसके साथ हमने अन्य भी फैक्ट देख लिए हैं कि ये किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य से बहती है। दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, गोदावरी। इसका लेंथ 1465 किलोमीटर का है। कितना है? 1465 किलोमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 66 के ऊपर। निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? हमने डिस्कस कर लिया है, गोदावरी को। ठीक है। प्रश्न नंबर 67 देखिए, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। तो दोस्तों इसको हमने शुरू में ही डिस्कस किया था कि ये त्र्यंबकेश्वर नामक गांव से निकलती है और वहाँ पे त्र्यंबकेश्वर नामक पहाड़ी भी है। तो त्र्यंबक गांव और नासिक जिला है। कौन सा जिला अगर पूछ ले तो दोस्तों नासिक जिला, और ये नासिक कहाँ पे? महाराष्ट्र में। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? तो देखिए दोस्तों, गोदावरी का तो है महाराष्ट्र में, झेलम का भी है जम्मू कश्मीर में, रावी का भी है। ठीक है, रावी भी आप देखेंगे कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से। लेकिन घाघरा नहीं निकलती है दोस्तों। घाघरा नेपाल और तिब्बत की बाउंड्री से होकर आती है। ठीक है, और इसको नेपाल में दोस्तों कराली के नाम से जानते हैं। ये सभी फैक्ट ना जो मैं आपको एडिशनल बता रहा हूँ सभी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे आप। निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सही है सिवाय, मतलब एक है जो इसमें गलत है और बाकी सब करेक्ट है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यह अमरकंटक के निकट से निकलती है, तो बिल्कुल करेक्ट है। इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, जी नहीं, ये उज्जैन के आसपास है। ठीक है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी ही है जो सही नहीं है। यह मार्बल रॉक्स के समूह के बीच से बहती है, बिल्कुल करेक्ट बात है। इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है, ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी क्या है? मतलब इस स्टेटमेंट के हिसाब से तो करेक्ट है, लेकिन इस जैसे नर्मदा के संबंध में करेक्ट नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो जाता है? राइट आंसर। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 70 के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? नहीं है। ठीक है, तो कृष्णा की सहायक कौन सी है जो नहीं है? तुंगभद्रा है, मालप्रभा है, घाट प्रभा है। अमरावती नहीं है, अमरावती कावेरी की सहायक नदी है, याद रखेंगे आप। ठीक है, और अब तो नहीं भूलेंगे आप। चलिए बात करते हैं, लूनी नदी किसमें गिरती है? तो दोस्तों हमने अभी बात किया, कई बार बात किया, आपको याद हो गया, कच्छ के रण में आके गिरती है। प्रश्न नंबर 72 देखिए, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का अधिकांश भाग प्रवाहित होता है। ठीक है, चलिए बात करेंगे, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं? तो दोस्तों ये 2023 पीसीएस का प्रश्न है, तो बहुत महत्वपूर्ण है, देवप्रयाग में। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 74 का राइट आंसर क्या होगा? ये ना थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि ऐसे प्रश्न बेतुके होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो चंबल और साबरमती हैं ये क्या करती हैं? अरावली पर्वत श्रृंखला को, ठीक है, द्विविभाजित करती हैं दोनों।
चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 75 पे। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मानसरोवर झील। हम कई बार डिस्कस इसको कर चुके हैं, अब तो आपके दिमाग में छप गया होगा। चलिए प्रश्न नंबर 76 देखिए। गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? तो दोस्तों हमने शुरू में ही बात किया था कि सबसे पहले निकलती है महाराष्ट्र से, फिर जाती है तेलंगाना में, फिर आती है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, और फिर लास्ट में बॉब में जाके गिर जाती है, यानी कि बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 77 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपान से नहीं निकलती? तो दोस्तों इसमें देखिए कौन है, तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यमुना। यमुना कहाँ से निकलती है? बंदरपुछ ग्लेशियर बोल लें, यमुनोत्री ग्लेशियर बोल लें, और प्रदेश क्या है? उत्तराखंड, ठीक है। तो याद रखेंगे। बाकी दामोदर है, चंबल है, सोन है, ये कहाँ की हैं? ये प्रायद्वीपीय पठार की हैं। 78 नंबर का प्रश्न देखें। इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है? तो अभी हमने बात किया था नर्मदा नदी, ठीक है। तो ये विंध्य और सतपुड़ा के मध्य से बहती है और इसलिए ये महत्वपूर्ण है। भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, हुगली, ठीक है। तो हुगली दोस्तों ये गंगा की एक वितरिका है, यानी कि ये गंगा से पानी चुरा के लेकर भागती है। आप इसको यहाँ पे समझेंगे थोड़ा सा, ठीक है, आप समझ लेंगे तो आपको भूलेगा नहीं। यहाँ से हुगली आती है, फरक्का बैराज से निकलती है और ये वेस्ट बंगाल में बहते बहते आके गिरती है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तो याद रखेंगे। और हुगली के किनारे ही कोलकाता शहर बसा है, ये भी याद रखेंगे। और सबसे बड़ा इसका मतलब ज्वारनद मुख जो है, ठीक है, ज्वारनद मुख नहीं बोलेंगे दोस्तों, इसका जो सबसे बड़ा जो बोलते हैं ना मुहाना नदी का, तो सबसे चौड़ा इसी का मुहाना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए ज्वार भित्ति क्या होता है यहाँ पे समझाया गया है। जैसे महासागर से जब क्या होता है, ऐसे महासागर से लहरें उठती हैं तो यहाँ पे सबसे ऊंचाई तक उठ के एक दीवार नुमा स्ट्रक्चर तैयार करती हैं, इसी को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, टाइडल बोर बोलते हैं या तो फिर ज्वार भित्ति बोलते हैं। प्रश्न नंबर 80 समझिए। निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है? तो दोस्तों देखिए गंगा, कोसी, दामोदर, तो हमने कोसी को जब देख लिया, कोसी को समझ लिया, तो बाकी अन्य किसी को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ता। प्रश्न नंबर 81 देखें। भारत में सबसे बड़ी नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो दोस्तों अभी हमने बात किया हुगली नदी के, ठीक है। निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? तो दोस्तों देखिए केन मिलती है, बेतवा मिलती है, चंबल भी मिलती है, लेकिन सोन किस में मिलती है? गंगा में मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने जिस नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की वह कौन सी है? तो दोस्तों ये दिया जा चुका है, ठीक है, ये गंगा है, ठीक है। और कब दिया गया था? अगर आपसे ऐसा प्रश्न बने तो दोस्तों 4 नवंबर 2008 को, ठीक है, याद रखेंगे। अब इसमें जो डॉल्फिन है, गंगा की डॉल्फिन, उसको भी राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा प्राप्त हो गया है और उत्तर प्रदेश राज्य के जलीय जीव का भी दर्जा गंगा की डॉल्फिन प्राप्त कर चुकी है, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 84 देखिए। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से बात की जा रही है, ठीक है। तो नर्मदा, महानदी, गोदावरी और कृष्णा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, गोदावरी, ठीक है। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 85 पे। प्रश्न नंबर 85 ध्यान से पढ़िए। हगरी किसकी सहायक नदी है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। और ये सहायक नदी ऑप्शन नंबर डी यानी तुंगभद्रा की, ठीक है। तुंगभद्रा, तुंग और भद्रा दो शाखाओं से मिलकर कर्नाटक में निर्मित होती है और आके किस में मिलती है? कृष्णा नदी में। कपिली जिसकी सहायक नदी है वो है, तो दोस्तों कपिली ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है, याद रखेंगे। ये मेघालय के पठार से निकलती है और असम में जाके ब्रह्मपुत्रा से मिल जाती है। तो कहाँ से निकलती है? मेघालय के पठार से। नाम क्या है? कपिली। प्रश्न नंबर 87 देखिए। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है? तो दोस्तों अभी हमने देखा खारी नदी जिसको लूनी का उपाधि मिल रहा है, तो अरब सागरीय क्या है? अपवाह तंत्र, ठीक है, तो आप याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 88 देखते हैं। अब देखिए अब थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चन आपको मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो दिए गए ऑप्शन में देखिए महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है। जी बिल्कुल सही बात है, छत्तीसगढ़ के सिंहवा पहाड़ी से महानदी निकलती है, उड़ीसा में बहकर जाके ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र में है। जी बिल्कुल, नासिक जिला, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, याद रखेंगे।
कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है? जी नहीं, यही स्टेटमेंट जो है ये सत्य नहीं है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर सी इसमें राइट होगा। कावेरी कहाँ से निकलती है दोस्तों? कर्नाटक से निकलती है। कहाँ से? कर्नाटक से। कर्नाटक के कहाँ से? तो हमने देखा था ब्रह्मगिरी पर्वत श्रेणी से। कहाँ से? ब्रह्मगिरी पर्वत श्रेणी से। ठीक है, ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश में है। ठीक है, किस पहाड़ी से? तो दोस्तों जो आपकी बिंद के नीचे सतपुड़ा रेंज है उसके मतलब बात करें तो उत्तर पश्चिमी हिस्से से निकलती है। ठीक है, प्रश्न नंबर अब हम देखेंगे 89। सिंधु नदी का उद्गम होता है? तो दोस्तों हमने इसके ऊपर कई बार बात कर लिया है, लेकिन वहां पे हमने मानसरोवर झील की बात करी है, यहाँ पे पर्वत की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, कैलाश पर्वत माला से। ठीक है, आ जाइए प्रश्न नंबर 90 देखिए ध्यान से। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए कौन सी होगी। देखिए पार्वती है, लूनी है, माही है, जवाई है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, माही नदी। माही नदी की विशेषता है ये जो अपना क्या बोलते हैं 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, जलवायु विभाजक रेखा है, इसको 2 बार काटती है। ठीक है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ से प्रश्न इसके रिस्पेक्ट में ये पूछा जाता है कि दुनिया में कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? दोस्तों वो भारत की माही है, और भी बहुत सारी नदियाँ हैं लेकिन फेमस माही है। प्रश्न नंबर 91 देखिए, निम्नलिखित में से भारत में तलछट को प्रवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 91 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र का भी नेचर बाढ़ लाने वाला है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार में नर्मदा नदी असाधारण रूप से सीधी प्रणाली के साथ पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, ऐसा किस लिए? ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि, किस लिए दोस्तों? क्योंकि दोस्तों मैंने आप लोगों से बात करी थी विंध्य पर्वत श्रेणी ऊपर है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नीचे है। ठीक है, इन दोनों के मध्य से ये अमरकंटक से यहाँ से निकलती है, इनके मध्य से होकर बहती है, इसलिए इनको काट के इधर उधर बहने के लिए इसके पास अवसर नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, हाँ ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, नदी पश्चिम की ओर औन्नत रिफ्ट घाटी की द्रोणिका से होकर बहती है, ये इसका कारण है। ठीक है, प्रश्न नंबर 93 देखिए, भारत का सबसे लंबा नदी सेतु किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ पे सबसे लंबा की बात हो रही है, तो दोस्तों हमने बात किया था लोहित। अगर आपसे पूछे भारत का सबसे लंबा ब्रिज कौन है, तो दोस्तों इस समय अटल सेतु हो गया है। ठीक है, अटल सेतु जो महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सेतु है, दैट इज नॉट सेतु। प्रश्न नंबर 94 देखिए, ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सुबानसिरी। कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पठार से, फिर ये जाती है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और उसके बाद आके मिल जाती है असम में। किससे? ब्रह्मपुत्र से। प्रश्न नंबर 95 देखिए, अपवाह तंत्र का, अपवाह तंत्र क्या होता है? तो दोस्तों अब यहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चन, तो वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाता है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 96 देखिए, जल ग्रह क्षेत्र यानी कैचमेंट एरिया किसे कहते हैं? तो दोस्तों मुख्यतः वह क्षेत्र जिधर वर्षा का पानी गिरता है और बड़ी नदी के लिए जल प्रदान करता है, उस क्षेत्र को हम कैचमेंट एरिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये गंगा है, तो यहाँ आसपास के क्षेत्रों में पूरा बारिश होता है, तो ये तभी तो इस गंगा में क्या होता है, सहायक नदियों के माध्यम से पानी पहुँचता है। तो इस क्षेत्र को जहाँ पे ये वर्षा होता है उसे हम क्या बोलते हैं बताइए? उसे बोलते हैं कैचमेंट एरिया। बात करते हैं प्रश्न नंबर 97 के ऊपर, दक्षिण भारत की सदा नीरा किसे कहते हैं? तो दोस्तों दक्षिण भारत की सदा नीरा कावेरी को कहते हैं, क्योंकि यही एकमात्र दक्षिण भारत में नदी है जिसमें बारहो मास बोले तो पूरे वर्ष इसमें जल प्रवाहित होता रहता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 98 के ऊपर। यहाँ पे देखिए खाली स्थान को भरना है। नदी घाटी का निर्माण पूर्ण रूप से 1948 में जाकर पूरा हुआ और 7 जुलाई 1948 को यह नदी घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना के रूप में अस्तित्व में आया। तो दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें प्रश्न नंबर 98 का, तो बात की जा रही है दामोदर नदी घाटी परियोजना की। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1948 में। ठीक है, और इसमें एक महत्वपूर्ण बात, ऐसा आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है ये किस देश की नदी के तर्ज पर बना है? तो दोस्तों यूएसए की एक नदी है जिसका नाम है तेनसी। क्या नाम है? तेनसी। ठीक है, तो उसी के तर्ज पर ये बना है, याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 99 देखिए, कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, झरना है, यह कर्नाटक के शिमोग जिले में स्थित है।
तो आपको ये बताना है कि यह लगभग 455 मीटर की ऊंचाई पर तो है, लेकिन ये भारत का सबसे ऊंचा झरना, ये भी सारी बातें बता दी गई हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि यह सिमोग जिले में किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, वराही नदी पर। ठीक है, सभी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट थे। और आज का लास्ट क्वेश्चन आप ध्यान से देखें। उत्तर भारत मैदान में नदियां किस प्रकार के प्रवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। तो दोस्तों उत्तर भारत की नदियां डेंड्राइटिक पैटर्न बनाती हैं। ठीक है, यहाँ पे नदियां क्या होता है कि ऐसे, अगर मुख्य नदी है तो इसमें आके नदियां ऐसे पेड़ की मतलब जड़ों की तरह आके मिलती हैं। ठीक है, और इसी पैटर्न को बोलते हैं डेंड्राइटिक पैटर्न। ठीक है, याद रखेंगे सभी पैटर्न से रिलेटेड हम लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं, उसका आपको लिंक में कमेंट में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे अगले सेशन पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। देखिए आज का सेशन आपके एग्जाम की प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। ठीक है, जो हमने संपन्न किया। अभी आप फीडबैक में अपना फीडबैक दीजिएगा। ठीक है, और बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा। अब चलिए तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, जब तक हम अगले वीडियो को लेके आते हैं। जय हिंद, जय भारत। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे ज़रूर जुड़ें। थैंक यू वेरी मच।